नमस्कार, आप सभी को हमारा पाठ्यक्रम एनिमल हस्बेंड्री ए टेक्निकल अप्रोच यानी पशुपालन एक तकनीकी दृष्टिकोण में सबको स्वागत है। अब हम पहुंच चुके हैं सप्ताह 12 जो कि मॉड्यूल है इनफर्टिलिटी इन एनिमल्स एंड इट प्रिवेंशन यानी पशुओं में बांझपन एवं उनकी रोकथाम। तो चलिए आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है रिपीट ब्रीडिंग एंड इट्स मैनेजमेंट इन कैटल एंड बोफालो। मैं डॉक्टर दयानिधि जना, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आपको पुनः स्वागत करता हूं इस विषय पे चर्चा के लिए। तो हम इस विषय पे जो भाग में जो चर्चा करेंगे, जैसे कि वो रिपीट ब्रीडिंग होता क्या है। तो बहुत बार आप सुने होंगे कि जैसे कोई भी किसान लेके आते हैं कि हमारा गाय गाभिन नहीं हो रही है, 3 बार 4 बार सीमेन चढ़ा चुके हैं या फिर सांड से क्रॉस करा चुके हैं फिर भी गाभिन नहीं हो रही है, तो हम इसको मतलब मान लीजिए हम कहते हैं रिपीट ब्रीडिंग। तो ये क्या होता है और किस किस कारण के वजह से ये रिपीट ब्रीडिंग होता है। मतलब ऐसे नहीं कि एक कारण या 2 कारण में नहीं होता है, तो कई सारे कारण के लिए रिपीट ब्रीडिंग होता है। सारे कारण के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और इसको निदान कैसे करें। ठीक है, तो निदान मतलब डायग्नोसिस हम कैसे करें, मतलब कुछ लैबोरेटरी टेस्ट होते हैं, ठीक है, कुछ अल्ट्रासाउंड मेथड से होता है, तो कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन लाइक हम पेरेक्टल एग्जामिनेशन करके जानते हैं। तो ये सब के बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे और आखिरकार कैसे उसका निवारण किया जाए, मतलब उसको कैसे कंट्रोल किया जाए कि ये जैसे मान लीजिए आपके घर में जैसे कि 2-3 गाय हैं, किसी का ना हो, मतलब इसको रोका कैसे जाए, तो इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए रिपीट ब्रीडिंग होता क्या है। तो जैसे आप बोले कि जैसे कि हम हॉस्पिटल में हैं, ठीक है, बहुत सारे मतलब किसान आते हैं लेके कि हम 4 बार 5 बार सीमेंट चढ़ा चुके हैं फिर भी वो गाय मतलब प्रेग्नेंट या गाभिन नहीं हो रही है। तो ये कारण क्या है, कौन सी गाय को ऐसे हम रिपीट ब्रीडिंग कहेंगे। जो डेफिनेशन है, डैम हैविंग रेगुलर ईस्ट्रस साइकिल, जो कि ईस्ट्रस साइकिल मतलब नॉर्मली क्या होता है 21 दिन के अंदर ये एवरेज, मतलब किसी का 20 दिन किसी का 22 दिन, लेकिन ऑन एन एवरेज जो एवरेज चलता है 21 डेज। तो 21 डे मतलब सपोज 1 तारीख को आज एक गाय हीट में आई, मतलब गर्म में आई, वो फिर क्या होती है 21 तारीख को आती है, ठीक है, फिर 21 दिन बाद फिर तीसरी बार गर्म में आती है। तो ये उसका जो 21 डेज का साइकिल है। तो जो रेगुलरली साइकिल में आती है, लेकिन नॉर्मली जब देखा जाए कि अगर सुपरफिशियल हम देखेंगे, अपेरेंटली हेल्दी ऑन सुपरफिशियल क्लिनिकल एग्जामिनेशन फेल्स टू बिकम प्रेग्नेंट फॉलोइंग 3 और मोर कंजिक्यूटिव ब्रीडिंग। जैसे कि मिनिमम जैसे कि 3 बार हम सीमेन चढ़ा चुके हैं फिर भी मतलब रोक नहीं रही है, मतलब फिर भी गाभिन नहीं हो रही है, तो हम उसको रिपीट ब्रीडर कहते हैं। ठीक है, उसको दूसरे क्या कहते हैं, साइक्लिकल नॉन ब्रीडर। साइक्लिकल मीन्स साइकिल में तो बार बार आती है लेकिन वो गाभिन नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं रिपीट ब्रीडर एनिमल। ठीक है, ये नॉर्मली जैसे कि एनिस्ट्रस बहुत कॉमन है, ये एक सेकेंड मोस्ट कॉमन इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम इन एनिमल्स। मतलब गाय भैंस में अगर एनिस्ट्रस के बाद अगर कोई ज्यादा आता है तो ये है रिपीट ब्रीडिंग। ठीक है, तो इसके चलते बहुत सारे नुकसान होता है, जैसे हम बाद में बोलेंगे। पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, मतलब मान लीजिए जितनी गाभिन अगर जल्दी होगी तो बच्चे या जो भी है मेल फीमेल काफ जल्दी पैदा होगा, तो उसके हिसाब से मिल्क यील्ड भी बढ़ेगा। अगर ज्यादातर वो प्रेग्नेंट नहीं होगी तो क्या होगा, जो एक बार काविंग पीरियड जो कहते हैं, 1 तारीख को सपोज एक बच्चा पैदा की, फिर 290 दिन बाद होती है, लगभग एक बार बच्चा पैदा करने के बाद 30 to 60 डेज के अंदर वो आ जाती है गर्भ में। तो लेकिन जितना यहाँ लेट होता जाएगा, एक बछड़ा के दूसरे बछड़ा के बीच में जो गैप है वो गैप बढ़ता है, हम इसको कहते हैं काविंग इंटरवल। ठीक है, एक बच्चा के दूसरे बच्चे के बीच जो गैप है वो काफी लंबा हो जाता है, तो उसका भी जो इकोनॉमिकल लॉस या फाइनेंशियल लॉस भी ज्यादा होता है। और ये जो है इंसिडेंस जो है ज्यादातर गायों में ज्यादा पाया जाता है। तो चलिए कारण क्या है, मोस्टली जो हम कॉमनली कहते हैं, इसके बहुत सारे जैसे कि कारण मल्टीफैक्टोरियल कॉज हम कहते हैं, और प्रिंसिपली क्या है, 2 मेन है, फर्टिलाइजेशन फेल्यूर और एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी। मान लीजिए आ रही है तो रेगुलरली मतलब उसमें हीट में आ रही है, इसके मतलब जैसे कि आप सीमेंट चढ़ा रहे हैं तो फर्स्ट है आइदर वो क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। मान लीजिए ये आप सीमेंट चढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये सीमेंट का ये, और ये हो गया मान लीजिए एग, तो इसके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें 50% रहता है मेल का और 50% रहता है फीमेल का, ये हो गया फर्टिलाइजेशन।
लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन फेल्योर हुआ, तो क्या होगा, फिर 21 दिन बाद वो फिर से हीट पे आएगी। तो इसके चलते जो होता है फर्टिलाइजेशन फेल्योर। सेकेंड चीज क्या होता है, अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी। अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी मतलब क्या है, ऑलरेडी हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में एक बार पढ़े थे, एक टर्म है एमआरपी, ठीक है, मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि गाय भैंस में ये 16 to 17 डेज के बीच में आता है। मान लीजिए आप सीमेंट चढ़ाए फर्स्ट डेट को, अगर कंसेप्शन हो गया मतलब प्रेग्नेंट हो गई, तो 16 या 17 दिन पे वो एमआरपी होता है। मतलब जो मैटरनल बॉडी है जहां फीटस बढ़ता है, एम्ब्रियो बढ़ता है, वो एक फॉरेन मटेरियल बॉडी ट्रीट नहीं करेगी, उसको एज ए अपना मानेगी, तो वो एमआरपी कहते हैं, मैटरनल रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन में पहचानना, ठीक है। तो अगर एमआरपी से पहले अगर वो डेथ होता है एम्ब्रियो का, उसको कहते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी। अगर एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी हो रहा है इसके बाद, आफ्टर एमआरपी, इसको कहते हैं हम लेट एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी, ठीक है। तो बेसिकली ये दो कारण है जिसके चलते रिपीट ब्रीडिंग होता है, एक है फर्टिलाइजेशन फेल्योर और एक है एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी। तो मोस्टली ये जो एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी होती है, जो रिपीट ब्रीडिंग कारण है, एक होता है डे 6 पे, ठीक है। ये मान लीजिए कि कॉन्सेप्शन मान लीजिए हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये जो है इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ये मेल का है, ये ओवम का है, ये हो गया सिंगल सेल। सिंगल सेल ये दो, मतलब आज सपोज हुआ 0 to 2 डेज के अंदर सिंगल सेल हो गया। सिंगल सेल से फिर डबल सेल, डबल सेल से फिर 4 सेल, 4 सेल से फिर 8 सेल, ऐसे होता है, फिर 8 इंटे फिर 16 सेल। तो ऐसे होके फिर एक स्टेज आता है जोना हैचिंग, ठीक है। तो एक ये है जोना हैचिंग के टाइम में ये एम्ब्रियो का मोर्टेलिटी होता है, पहला स्टेज। दूसरा है अराउंड डे 16, जो हम बोलते हैं 17 to 19 डेज के अंदर जो होता है। तो ये दो स्टेज में जो एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी होता है, जिसके चलते वो रिपीट ब्रीडिंग होता है। तो मैं भी इसको हम कह सकते हैं कि ये जोना हैचिंग के टाइम में कोई गड़बड़ होता है तो वो डेथ होता है, फिर मतलब एम्ब्रियो का मोर्टेलिटी हो जाता है, या फिर एमआरपी अगर नहीं हो पाता है तो वो फिर क्या होगा, वो फीटस का डेथ होगा। तो ये जो फर्टिलाइजेशन फेल्योर हो रहा है, या फिर ड्यू टू जोना हैचिंग जो हम कहते हैं, फेल्योर ऑफ जोना हैचिंग, या फिर एमआरपी अगर नहीं हुआ, ये देखा गया है। मान लीजिए एक हेल्दी एनिमल है, एक रिपीट ब्रीडिंग एनिमल है, अगर वो एम्ब्रियो, अगर रिपीट ब्रीडर से एम्ब्रियो उठा के अगर हेल्दी एनिमल में हम ट्रांसफर कर देते हैं, वो फीटस भी डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए देखा गया है ये जो एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी हो रहा है, तो डैम के अंदर यूट्रेन माइक्रो एनवायरनमेंट है, उसमें कोई कमी है, जिसके चलते या फिर हार्मोनल डेफिशिएंसी हो, या फिर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, जैसे इन्फेक्शियस कुछ रीजन हो, जिसके चलते वो जो एम्ब्रियो है अंदर बढ़ नहीं पाता है। तो इसीलिए ये एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी होता है। तो क्या क्या साइंस एंड सिम्टम मिलेगा हमें, मान लीजिए कि जान पाएंगे कि ये रिपीट ब्रीडर है। तो पहला जो है साइलेंट स्ट्रेस। साइलेंट स्ट्रेस क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो किसान है, गाय हीट में है कि नहीं वो जान नहीं पाता है। अगर कोई सिम्टम, कुछ क्या क्या सिम्टम होते हैं, जैसे बिलोइंग, जैसे आवाज निकालते हैं, ठीक है, स्ट्रूअल डिस्चार्ज, जो पीछे जो पूरा पानी की तरह डिस्चार्ज आता है, वो देखते हैं, तो उसको देख के किसान जान जाता है कि हमारा जानवर अभी गर्म में है। कुछ कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, साइलेंट स्ट्रेस है। साइलेंट स्ट्रेस मतलब वो स्ट्रेस में होंगे, लेकिन कोई बाहर का जो होता है, बोलते हैं जो ओवर्ट साइन है, वो साइन नहीं शो करते हैं। तो जिसके चलते वो अंदर अंदर गर्म में रहती है, एक ही दिन बाद पार हो जाता है, लेकिन किसान जान नहीं पाता है। लेकिन उसको जब आप कोई हॉस्पिटल में लाके दिखाएंगे, तब परेक्टल एग्जाम करेंगे, तो अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करेंगे, तब जाके पता चलेगा कि हाँ ये गाय बीच में गर्म में थी। तो ये साइलेंट स्ट्रेस एक कारण हो सकता है। या फिर रेगुलर स्ट्रेस और इरेगुलर स्ट्रेस। कभी कभी क्या होता है, इरेगुलर स्ट्रेस मतलब मान लीजिए लेट एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी होता है, ठीक है, मान लीजिए 20-22 दिन में मोर्टेलिटी हो गया, उसके चलते भी वो एनिमल फिर से गर्म में आ सकती है। तो जरूर नहीं कि खाली उसमें होगा, मतलब अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी हुआ, कभी कोई लेट एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी से भी जैसे हीट पाती है, उसका भी कारण ये रिपीट ब्रीडिंग बन सकता है। उसके बाद ओवुलेशन फेल्यूर हम उसको कहते हैं, जैसे कि हीट पे आई, प्रॉपर सब डिस्चार्ज आ रहा है, सब कुछ साइन सही है, तो एनिमल को लेके किसान आए कि हाँ हमारा गाय जैसे कि कल से गर्म में है, तो आप सीमेंट चढ़ा दिए, लेकिन जो ओवा होता है जानवर की, जो एक
मान लीजिए ये ओवरी है, ये सब ऐसे अंदर फॉलिकल रहता है और एक ऐसे है जो वो ओभा निकलता है, ठीक है। ये ओभा जो है ये स्पर्म के साथ मिलके ये जो फिर फर्टिलाइजेशन होता है। मान लीजिए आप सीमेन डाल दिए हैं, मतलब स्पर्म डाल दिए हैं, लेकिन ये अगर ओभा ही नहीं है, तो ओभा नहीं है तो क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं है। तो ये भी एक कारण बन सकता है ओवुलेशन फेल्योर, अगर ओवम नहीं निकल रहा है तो वो गाभिन नहीं होगी। तीसरा है लुटियल इनसफिशियंसी। लुटियल इनसफिशियंसी मतलब ये हो गया, मान लीजिए ओवरी हो गया, ठीक है। यहां ओवुलेशन के बाद एक सीएल बनता है, ठीक है, ये है सीएल, इसका आधा रहता है ऐसे, तो सीएल, इस सीएल से क्या होता है, कॉर्पस लुटियम से क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पूरा गार्डियंस के दौरान उसका जैसे मसल को, यूट्राइन मस्कुल को साइलेंट करके रखता है, उसका पूरा जैसे कि न्यूट्रिशन प्रॉपर सप्लाई हो, हम कहते हैं उसको प्रेगनेंसी हार्मोन। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन निकलता है तो ये प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाता है, मतलब मेंटेन करता है। अगर इसमें सीएल से सफिशिएंट अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन नहीं निकल रहा है तो क्या होगा, तो वो एवर्सन हो जाएगा। उसको हम कहते हैं लुटियल इनसफिशिएंसी, मतलब लेस प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो है एक कारण बन सकता है रिपीटेड ब्रीडिंग का। तीसरा है सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस। हम कहते हैं जो भी मतलब सीमेन चढ़ाते हैं, मतलब गर्भाशय में कोई भी मतलब सामान्यतम भी नहीं रहना चाहिए इन्फेक्शन। बोलते हैं जो डिस्चार्ज आता है, जो ईस्ट्रोल डिस्चार्ज हम कहते हैं, जो पानी जैसे पूरा आता है डिस्चार्ज, उसमें रुई की जैसे अगर थोड़ा सा भी सफेद अंश दिखा, सफेद जैसे वो जैसे कि पस या मार्क दिखा, तो इसका मतलब जो है गर्भाशय के अंदर इन्फेक्शन है। तो पहला क्या करना पड़ेगा, उसको इन्फेक्शन को ठीक करना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो सबक्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस वो पता नहीं चलता है, ठीक है। पूरा एनिमल पूरा सुस्त दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं, पूरा आराम से स्वस्थ है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अंदर हल्का सा इन्फेक्शन अगर रहा, ये फर्टिलाइजेशन हुआ तो एम्ब्रियो उसको बढ़ने नहीं देता है, एम्ब्रियो का मोर्टेलिटी या फिर डेथ हो जाता है। तो अगर सबक्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस से ये भी एक कारण बन सकता है जो इसके लिए। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ जो अब बता चुके हैं, एम्ब्रियोनिक डेथ अगर होता है तो भी रिपीटेड ब्रीडिंग होता है। यूट्राइन फ्लूइड एक्युमुलेशन, कुछ कुछ कंडीशन में, जैसे कि मान लीजिए म्यूकोमेट्रा हो गया या हाइड्रोमेट्रा हो गया, ठीक है। हाइड्रोमेट्रा मतलब यूट्रस के अंदर पानी जमा हुआ है, मतलब फ्लूइड जमा हुआ है। म्यूकोमेट्रा मतलब म्यूकस अगर भरा हुआ है, वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, कोई मतलब गर्भाशय की विकृति है, तो वो अगर सब कंडीशन से रहता है तो उसके चलते भी रिपीट ब्रीडिंग होता है। एंड हमेशा ये देखिए, जरूर नहीं है कि जो डिस्चार्ज जो आता है वो एब्नॉर्मल हो सकता है, मतलब पूरा क्लियर हो सकता है, और अगर क्लियर है ये कोई कारण की वजह से भी वो रिपीट ब्रीडिंग हो सकता है। या फिर एब्नॉर्मल है, एब्नॉर्मल मतलब कैसे व्हाइटिश डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, व्हाइटिश डिस्चार्ज हो गया, कभी कभी पस आता है, येलोइश डिस्चार्ज हो गया, ये कोई भी जैसे डिफरेंट डिफरेंट डिस्चार्ज टाइप का रहते हैं। अगर ये सब रहता है, इसके चलते आपको पता चलता है कि हाँ गर्भाशय इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड है, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता है, वो फिर रिपीट ब्रीडिंग होता है। चलते हैं कौन सी जो फैक्टर्स है जो रिपीट ब्रीडिंग का अफेक्ट करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिपीट ब्रीडिंग इन ए ब्रॉड सेल में। जो फर्टिलाइजेशन फेल्योर एंड एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी होता है, ये किस किस कारण से होता है, अगर हम क्लब करेंगे तो एक होता है जेनेटिक या फिर हेरिडिटरी फैक्टर, ठीक है। कुछ होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब जैसे कुछ स्ट्रेस फैक्टर आ गया है, जैसे हाउसिंग फैक्टर हो गया है, वो फैक्टर। मेल फैक्टर, मेल फैक्टर मतलब जो आपका सीमेन यूज कर रहे हैं या फिर अगर सांड भी यूज कर रहे हैं, जिसमें भी अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके चलते भी रिपीट ब्रीडिंग हो सकता है। यूट्राइन इन्फेक्शन जो भी बता चुके हैं, और ओवुलेटरी फेल्योर। ये ब्रॉडली ये जो 6-7 पॉइंट्स है, ये सारा क्या करता है, वो रिपीट ब्रीडिंग की तरफ लेके चलता है। तो अब विस्तार रूप से बात करेंगे, जैसे एन्यूवुलेशन और डिलेड ओवुलेशन। जैसे ओवुलेशन फेल्योर जैसे हम बताए थे कि ओवुलेशन नहीं हुआ, और एक कंडीशन होता है डिलेड ओवुलेशन। डिलेड ओवुलेशन मतलब मान लीजिए हम AM PM रूल कहते हैं AA की टाइम पे, AM PM रूल। मान लीजिए गाय सुबह सपोज गर्म में आई तो हम बुलाते हैं कि इवनिंग में AA कराना है, इवनिंग में अगर गर्म में आई तो फिर अगली बार सुबह उसको सीमेन चढ़ाना, इसको कहते हैं AM PM रूल, ठीक है। अब मान लीजिए सुबह अगर गाय गर्म में आ गई, ठीक है, किसान क्या करेगा, आपके पास शाम को लेके आ गया सीमेन चढ़ाने के लिए, लेकिन जो उसके अंदर जो अंडा निकलता है, अगर इसी टाइम पे नहीं निकल के 2 दिन बाद अगर ओवुलेशन होता है तो हम कहते हैं उसको डिलेड ओवुलेशन। तब तक जो हम अंदर जो सीमेन डाले हैं
तो वो भी खत्म हो गया होगा, तो या फिर मैच्योर हो जाता है, एजेड हो जाता है, तो उसके चलते वो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो वो एक कारण होता है कि एन्यूबुलेशन और डिलेड ओव्यूलेशन। और एक होता है oocyte क्वालिटी एंड लुटियल इनसफिशिएंसी। oocyte क्वालिटी मतलब नॉर्मली जो यंगर एनिमल्स होते हैं, चाहे वो ह्यूमन में है, मतलब औरत में हो या फिर गाय, किसी में भी, अगर जो यंग एनिमल्स होते हैं उनमें क्या जो ओवा रिलीज होता है वो बहुत हेल्दी ओवा रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जो वो ओवा जो आता है, ये ओवा क्या होता है, ये क्वालिटी इसका सही नहीं रहता है। इसके चारों तरफ जो रहता है, जो क्यूमुलस कॉम्प्लेक्सेस है, उसमें भी गड़बड़ आता है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है फर्टिलाइजेशन में, या फिर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी में भी होता है। तो ये एक कारण बनता है। एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटीज। एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटीज मतलब सब कुछ सही है, मान लीजिए कि ओवरी सपोज ओवा निकल रहा है, ठीक, रिलीज कर रहा है, आप सीमेंट चढ़ा रहे हो, लेकिन उसमें से कोई भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मतलब मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, मान लीजिए यहां से ओवा निकल रहा है, ठीक है, ये मूवमेंट होके यहां आएगा और यहां से सीमेंट डिपॉजिट करते हो, ये चलते चलते यहां जाता है, तो यहां एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप यहीं कोई ट्यूमर हो गया, क्या एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो गया, जिसके चलते ये स्पर्म नहीं जा पाया या फिर ओवम वो यहां से नहीं आ पाया, तो इसके चलते भी फर्टिलाइजेशन फेल्योर होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता नहीं है। तो ये भी एक एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटीज के अंतर्गत आता है। यूट्राइन इन्फेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जैसे पोस्टपार्टम कंडीशंस होते हैं, मतलब बच्चा दिया जैसे नॉर्मली अगर हो जाता है तो सब कुछ सही है, इनकेस बच्चा फंस गया या मरा हुआ बच्चा निकला, तो उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन फिर जो यूट्रस के अंदर वो बढ़ता है, ठीक है। मरा हुआ बच्चा निकलता है तो थोड़ा मान लीजिए कि फीटस तो मर गया है, कभी कभी क्या आता है 2-3 दिन बाद फीटस को हम निकालते हैं, तो कुछ कुछ पार्ट में सड़ जाता है, तो वो जो है, जो फ्लूइड है या जो इन्फेक्टेड मटेरियल है, वो तो गर्भाशय में रहेगा, यूट्रस के अंदर रहेगा, तो उसके चलते फिर वो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, तो वो रिकवरी करने के लिए काफी टाइम लग जाता है। तो आप दवाई तो दे देते हो, लेकिन होता है ना कि सब सिस्टम का इम्यूनिटी के हिसाब से धीरे धीरे टाइम लगता है उसको करने के लिए। सेम चीज जैसे मान लीजिए रिटेंशन ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन हुआ। फीटल मतलब नॉर्मली क्या होता है, 6-7 घंटे में जो प्लासेंटा या फिर जेर जो है बाहर निकल आता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि 12 घंटा हो गया, कभी कभी 24 घंटे बाद आपके पास जानवर लेके आएंगे कि इसका जो जेर है वो अंदर फंसा हुआ है, तो जब आप निकालोगे ना उस टाइम वो सड़ गया होगा, तो वो फिर उसके चलते बाकी जो है हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है और इन्फेक्शन भी स्प्रेड होता है। तो ये जो कारण है ये यूट्राइन इन्फेक्शन के अंदर आता है, जो कि रिपीट ब्रीडिंग कराता है, ठीक है। एंडोक्राइन फैक्टर। एंडोक्राइन फैक्टर मतलब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे कि आपका लुटियल इनसफिशिएंसी आता है, या फिर कोई भी एलएस अगर सर्ज नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होता है, ठीक है, ये ओवुलेशन फेल्योर में दिखाता है। ये जितना है ओवुलेटरी डिफेक्ट या फिर लुटियल इनसफिशिएंसी, ये करके भी वो एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी होता है। जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर मतलब जो हेरिडिटरी कुछ होता है कि फीटस का जैसे डेवलप होता है, उसमें अगर कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होता है, ठीक है, जो एजेड गैमेट के कारण भी होता है, तो उसके चलते एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी भी होता है, जिसके चलते वो फिर फाइनली रिपीट ब्रीडिंग में आता है। और लोअर फर्टिलिटी ऑफ ओल्डर एनिमल्स ड्यू टू डिफेक्टिव होगा। ये जैसे हम बताए थे, जैसे जैसे गाय या भैंस उम्र बढ़ती जाएगी तो उनका ओवा का क्वालिटी जो है वो डिमिनिश होता जाएगा, कम होता जाएगा, जिसके चलते डिफेक्टिव ओवा निकलते हैं, ठीक है। और मेल फैक्टर में क्या क्या आता है, जैसे पुअर सीमेन क्वालिटी। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम सांड से क्रॉस कराते हैं, ठीक है, और उसका अगर सीमेन क्वालिटी बहुत पुअर है, मतलब खराब है, तो वो रिपीट ब्रीडिंग कराएगा, मतलब इधर फर्टिलाइजेशन फेल्योर होगा या फिर एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी में भी वो कारण बनता है। अगर हम सीमेन चढ़ाते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं, सीमेन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हम सीमेन चढ़ाते हैं सारा प्रिकॉशन लेना है कि जैसे उसका थॉइंग से लेकर डिपोजिशन तक जो बच्चेदानी के अंदर डालते हैं पूरा प्रॉपर होना चाहिए हाइजीनिक मैनर में। अगर आप एयर थॉ कर रहे हैं या उसको हम कहते हैं मैन हैंडलिंग, अगर हैंडलिंग प्रॉपरली नहीं किए हैं तो जो सीमेंट स्ट्रॉ के अंदर जो सीमेंट्स होंगे वो सारा मर जाएंगे, मतलब जैसे कि मरा हुआ सब सीमेंट जाएगा, स्पर्म जाएंगे, तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये सब चीज भी आपको ध्यान देना होगा जब भी आप एआई करवाएंगे। मैनेजमेंट फैक्टर। हर चीज में फार्मिंग में क्या, फार्मिंग जितना है, मैनेजमेंट एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। मतलब कैसे खाना खिलाना है, कैसे रख रखाव करना है,
कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, ये सारे जो चीज है वो मैनेजमेंट अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर आप स्ट्रेस डिटेक्शन सही से नहीं कर रहे हो तो वो आप सोच रहे होंगे कि हाँ ये तो नहीं आ रही है, रिपीट ब्रीडिंग है, हम स्ट्रेस डिटेक्शन सही से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इधर आजकल बहुत हो गया कि विजुअली कुछ देखते हैं या फिर स्ट्रेस डिटेक्शन एड आ गया है बहुत सारे, जैसे कि एक्टिविटी कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ देखते हुए भी आप स्ट्रेस डिटेक्ट कर सकते हो। और एआई टाइमिंग जो हम बताए थे, एएम पीएम रूल, अगर कुछ जैसे कि अभी भी कुछ कुछ लोग होते हैं जैसे कि आज घर में आई 3 दिन बाद जानवर लेके आते हैं कि हमारा गाय 3 दिन पहले घर में आई थी, हम अभी सीमेंट चढ़ा दीजिए, तो उसको क्या कहते हैं हम, इम्प्रॉपर एआई टाइमिंग। ठीक है, टाइम तो निकल गया है तो आप सीमेंट चढ़ाओगे तो कोई मतलब नहीं होगा। ये सारे मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है कि कैसे स्ट्रेस डिटेक्ट, मतलब कैसे गर्म में आ रही है उसको डिटेक्ट करना है, कब सीमेंट चढ़ाना है। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। ठीक है, सारा हार्मोन ट्रीटमेंट देके, जैसे कुछ जानवर नहीं आते हैं गर्म पे, स्ट्रेस ट्रीटमेंट मतलब सिंक्रोनाइजेशन करके एक बार में सारे जानवर को लाते हैं गर्म में, उस टाइम डबल इंसेमिनेशन भी होता है। तो कितने बार करना है, कब करना है, ये सारा मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। प्रॉपर हाउसिंग एंड प्रिवेंट एनवायरमेंटल स्ट्रेस। जितना एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी होता है तो एक बड़ा कारण है हीट स्ट्रेस। एक आता है अभी जैसे गर्मी में आता है, ज्यादा गर्मी जैसे होता है तो गर्मी के कारण बॉडी टेम्परेचर जितना बढ़ेगा तो आप तो मतलब बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनिमल तो कहीं मतलब छाए में जाके खड़ी होगी, लेकिन जो अंदर जो यूट्रस में जो एनवायरमेंट है, जैसे हम कहते हैं यूट्रेन माइक्रो एनवायरमेंट, ठीक है, उसमें क्या होगा, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा, ठीक है, वो फीटस का उससे मतलब जो एम्ब्रियो का वो डेथ हो जाता है, वो मतलब इधर बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है। तो ये भी आपको मैनेजमेंटल के अंतर्गत इसको भी ठीक करना है, जैसे कि जानवर को ज्यादा हीट स्ट्रेस ना हो। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। न्यूट्रिशनल फैक्टर मतलब क्या क्या आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। हमेशा प्लेन ऑफ न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। हम बहुत जैसे कि हम एनिमल हेल्थ में से पढ़ाए थे, प्लेन ऑफ न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए। नेगेटिव एनिमल को नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में नहीं रखना है। ठीक है, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, एनर्जी, ये सारा अप टू डेट मतलब करना है, मतलब प्रॉपर तरीके से देना है। उसके साथ रेगुलर वैक्सीनेशन एंड डिवॉर्मिंग भी कराना है। ठीक है, नाउ डायग्नोसिस कैसे कराएंगे। ठीक है, अब तो रिपीट ब्रीडिंग हम जान ली, रिपीट ब्रीडिंग क्या होता है, कौन सी वजह से रिपीट ब्रीडिंग होता है, और अभी चलते हैं कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे। ठीक है, कि ये रिपीट ब्रीडिंग आया है, ये क्या है, कैसे डायग्नोसिस करेंगे। तो पहला है रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री। रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री मतलब कितने उम्र की है, कितनी बार बच्चा दे चुकी है, एज, पैरिटी, न्यूट्रिशनल स्टेटस, क्या खिला पिला रहे हैं। बहुत बार ऐसे आते हैं ना, बोलते हैं क्या खिला रहे हैं, ठीक है, सब छोड़ देते हैं चरने के लिए, तो बस वही है। तो उसमें जो चरने के लिए जो एनिमल छोड़ते हैं वो सफिशिएंट नहीं होता है, आपको फिर दाना खिलाना है, ठीक है, कीड़े के दवाई दिए कि नहीं, ये सब हम पूछते हैं। तो उसी हिसाब से आप कितनी बार एआई हुआ है, कितनी मतलब जो डिवॉर्मिंग हुआ है कि नहीं, कीड़े का दवाई दिए कि नहीं, क्या खिला रहे हैं, ये सारा चीज आपको पूछना है हिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद परेक्टल एग्जामिनेशन। परेक्टल हम जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, परेक्टल करके हम देखेंगे कि हाँ ओवरी मान लीजिए आपको मिल गया, ठीक है, वो ओवरी साइक्लिकल है कि नहीं, ओवरियन स्टाटस हम जानते हैं। मान लीजिए कोई आप चेक कर रहे हो, जैसे ये हो गया ओवरी, ठीक है, ये ऊपर एक सीएल है, ठीक है, आप जैसे उसके ऊपर पाल्पेट करेंगे वो ये स्ट्रक्चर अगर फील होगा कि हाँ ये है, सीएल है, कॉर्पस ल्यूटम है, यानी एनिमल साइक्लिक है। ठीक है, वो उसका ओवुलेशन हुआ है, ओनर ने ठीक से जान नहीं पाया होगा। ठीक है, तो इसके चलते आप परेक्टल पाल्पेशन करके ओवरियन स्टाटस देख सकते हैं। पैथोलॉजिकल कंडीशन अगर कुछ हो उसको भी जान सकते हैं, तो ये परेक्टल एग्जामिनेशन करके जान सकते हैं। तीसरा जो है अल्ट्रासोनोग्राफी, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी गो टू टेक्नोलॉजी है, हर जगह अभी अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड में क्या होगा, ये जो हम परेक्टल एग्जाम करेंगे खाली ये हाथ से भी ये फील कर सकते हैं, लेकिन जब यूएसजी करेंगे हमें सीएल तो दिखेगा, इसके अंदर ओवरी के अंदर क्या फॉलिकुलर स्टेटस है वो भी दिख जाएगा कि कोई डोमिनेंट फॉलिकल है कि नहीं। डोमिनेंट फॉलिकल मतलब ये एक बड़ा फॉलिकल होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट या फिर सलाह दे सकते हैं। चौथा है हार्मोनल एसे। हार्मोनल एसे मतलब उसका जो सर्कुलेटिंग हार्मोन है, चाहे एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, इसका आप एस्टिमेशन करके बता सकते हैं कि हाँ कहाँ कहाँ कोई क्या गलती है। लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, जैसे कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस है, जैसे कि आप यूट्राइन कल्चर कर सकते हैं, जो भी पस आ रहा है उसको कल्चर करके कौन सी बैक्टीरिया जो है ज़्यादा उसमें एक्टिव है, जो हम कहते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, उसमें हम कर सकते हैं।
ठीक है। और वैजिनल एग्जामिनेशन, वैजिनल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, इसे यूजिंग वैजिनल स्पेक्युलम। एक स्पेक्युलम ऐसे आता है, 2 प्रोंग ऐसा आता है ऐसे, तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, मतलब ऐसे प्रेस करेंगे, ये साइज बड़ा हो जाएगा। तो आप वेजिनल कैविटी में कोई अगर डिस्चार्ज कुछ है वो भी आप देख सकते हैं, इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू वो आप देख सकते हैं। और आजकल नया कुछ ऐसे रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू बहुत यूज करते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी। थोड़ा सा एक यूट्रस के अंदर थोड़ा सा टिश्यू लेके आप उसमें कल्चर करके आप जान सकते हैं, उसको कहते हैं एंडोमेट्रियल बायोप्सी। अगर सीमेन इवैल्यूएशन, ये मेल फैक्टर को रूल आउट करने के लिए। तो क्या क्या स्ट्रैटेजी हम अपनाएंगे कि रिपीट ब्रीडिंग को हमें प्रिवेंट के लिए। तो ये जैसे हो गया, जेनेटिक फैक्टर जो है ये कलिंग करना है कि कोई एनिमल अगर जेनेटिक फैक्टर आपको पता चल रहा है कि गड़बड़ी है तो सीधा आप उसको कलिंग कीजिए, ठीक है। तीसरा है मेंटेन बॉडी कंडीशन स्कोर, प्रॉपर्ली 2.5 to 3.5 जैसे होता है ना स्केल में, ये बीच में आप नॉर्मली मेंटेन करना है। रेगुलर डिवर्मिंग, बैलेंस रेशन, मिनरल मिक्सचर, ये सब आपको खिलाना है। अप्रोप्रिएट हाउसिंग कंडीशन टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल स्ट्रेस, और प्रॉपर हीट स्ट्रेस डिटेक्शन या हीट डिटेक्शन। और सब अगर सब ठीक ठाक है, बॉडी कंडीशन स्कोर ठीक है, खाना पीना सब सही है, इसके बाद अगर आप हार्मोनल प्रोटोकॉल लगा के, स्ट्रेस इंक्रीमेंट प्रोटोकॉल लगा के भी आप इसका कॉम्बैट कर सकते हैं। तो ये कुछ और प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी है, एक्यूरेट हीट डिटेक्शन, टाइमली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, रेगुलर डिवर्मिंग वैक्सीनेशन एंड रूटीन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मॉनिटरिंग। इसके चलते हमें पता चल जाएगा कि एनिमल का क्या कोई प्रॉब्लम है, तो हम तुरंत सॉर्ट आउट करें। और रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल स्ट्रेस। तो इससे क्या कंक्लूजन हम निकालते हैं कि जो रिपीट ब्रीडिंग है एक मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है, तो इसको कम्बाट करने के लिए आपका सारा जो टेक्निक्स जैसे जेनेटिक, कॉन्जेनिटल, ये एक्वा डिफेक्ट, ये सब को आइडेंटिफाई करके आप उसको फाइट कर सकते हैं। और हमेशा एम्फासिस शुड बी ऑन प्रिवेंशन, ऑन स्ट्रेस डिटेक्शन, न्यूट्रिशन एंड एआई प्रैक्टिसेस। और इसके चलते अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप ये 3 किताब आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।